हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट 6 की आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ हमने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या तो इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। ठीक है, तो अगर आपने वो पांचों, इसके पहले जो हमने 5 सेट करवाया था प्रैक्टिस सेट, अगर आपने वो नहीं सॉल्व किया है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ रखे गए हैं। ठीक है, तो अभी जो टाइम फिलहाल चल रहा है तो सीटेट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6 की। देखिए, अब की बार सीटेट पार होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, और ये तब होगा जब अभी आप प्रैक्टिस सेट जो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं? ठीक है, यानी कि बुक्स जो होती हैं, टेक्स्ट बुक जो होती हैं, वो क्या सहायता करती हैं हमारी शिक्षण में, हमारी टीचिंग में, ये आपको बताना है। ये बच्चों का आकलन करती हैं या फिर बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं, भाषा के विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं या व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती हैं। ठीक है, तो देखिए, पाठ्यपुस्तक मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चों का आकलन करती। भाई, पाठ्यपुस्तक कैसे बच्चों का आकलन कर सकती हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं। देखिए, अगर क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और हम पाठ्यपुस्तकों का यूज कर रहे हैं तो क्या सिर्फ पर्वों की और त्योहारों की जानकारी देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं, बिल्कुल। आप किसी भी पाठ्यपुस्तक को उठाकर देखेंगे, उसमें गद्य दिया रहेगा, पद्य दिया रहेगा, कहानी, कविता, नाटक, व्याकरण, सारी चीजें उसमें इंक्लूड रहेंगी, यानी कि भाषा की वो विभिन्न छटाएं आपको प्रस्तुत कराएंगी। ठीक है, विभिन्न छटाओं से आपको परिचित कराने वाली हैं। ठीक है, और व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराने की जहां बात आए, वो ऑप्शन कभी राइट नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब यहाँ देखिए, अगर पाठ्य पुस्तकों का आप निर्माण कर रहे हैं तो पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा ये बताना है। ऐसी पाठों का चुनाव करना है जहाँ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं हों? बिल्कुल नहीं भाई, प्रसिद्ध फेमस जो राइटर्स हैं उनकी रचनाएं होंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। पाठों की संख्या चाहे जितनी हो, यहाँ हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सर्वाधिक पाठों की संख्या कोई नॉट अ बिग डील कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हों, ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसे पाठों का ही चुनाव करेंगे जिसमें अलंकार हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सकें, यानी कि उनकी फीलिंग्स को जो बयां कर सके, उनकी फीलिंग्स का जो सम्मान कर सकें, संवेदनाओं को साथ लेकर चल सकें, हम अपने पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठों का चुनाव करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। क्लियर? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 की बात करी जा रही है कि यहाँ पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, ये तो भाई बिल्कुल होता है। भाषा शिक्षण में भाषा सौंदर्य बोध को समझने की योग्यता जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, जब निजी अनुभव आपको मिलेंगे अपने, तो वहां पे अगर आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बिल्कुल सही बात होगी। विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, साहित्यिक विधाओं से भी परिचय होना जरूरी है। मुहावरेदार भाषा का अनिवार्य प्रयोग करने पर बल। अब देखिए, भाषा शिक्षण आप अगर कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि आप मुहावरेदार भाषा का ही प्रयोग करेंगे? यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा क्या जरूरी हो गया है कि मैं जब तक मैं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग नहीं करूंगी भाषा शिक्षण का वो उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि आप मुहावरेदार भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से करिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। हमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना उतना आवश्यक नहीं है। तो यही है भाषा शिक्षण का उद्देश्य, यही नहीं है। बाकी तीनों ए बी सी जो है वो भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ए ऑप्शन बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता है, या फिर बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, सी ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधक है, या फिर डी ऑप्शन है अन्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बनाता है। ठीक है, तो एक से जो अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है वो क्या करता है, देखिए जब आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी संज्ञान जो होगी, आपके संज्ञान में तरह तरह की भाषाएं जब समावेश हो जाएंगी तो संज्ञानात्मक रूप से आप समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बहुभाषिकता पर जोर दिया गया है कि बहुभाषिकता यानी संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध आप हो जाएंगे एक से जब अधिक भाषाओं का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग भाषा में बाधक कभी नहीं बनेगा और ये प्रक्रिया को धीमा भी नहीं बनाएगा और ना ही बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि, शब्दार्थ पर यानी कि शब्दों के अर्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे समय व्यर्थ होता है, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं या फिर शब्दों के अर्थकोश, शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं देना चाहिए, देखिए क्या होता है, समय व्यर्थ नहीं होता है, ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। और बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, ये भी कह नहीं सकते कि बच्चे सभी का अर्थ जानेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ही देखे जा सकते हैं, बल्कि क्या होता है, इसलिए शब्दों के अर्थ नहीं बताना, भाई बच्चा कुछ तो खुद से करेगा ना, आप सारी चीजें आप बताते चले जाओगे तो बच्चे का विकास कैसे हो पाएगा। ठीक है, इसलिए बच्चे के सामने ऐसी छटाएं आप प्रस्तुत करिए कि बच्चा संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाने की जो एक योग्यता है उसके अंदर वो आ सके। क्लियर, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ को खुद ग्रहण करें, आप ऐसा कुछ वहां पे पेश करिए, ना कि आप शब्दों के अर्थ बताते चले जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की बात करी जा रही है। यहाँ विचारों की मौलिकता होना आवश्यक है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग होना आवश्यक है, अक्षरों की सुंदर बनावट आवश्यक है, या फिर शुद्ध वर्तनी का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए जब विशेष क्षमता वाले बच्चों के लिए आप बोल रहे हैं कि लेखन कौशल का अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो जब देखिए लेखन कौशल की अगर बात आएगी तो अलंकारिक भाषा का अगर बच्चा प्रयोग करेगा तो भाई अलंकार का अगर हमने प्रयोग कर दिया तो आप कैसे जान सकते हैं कि हमारी लेखन कौशल कितना विकसित है, नहीं बता सकते। ठीक है, और अक्षरों की सुंदर बनावट, अगर मैं बहुत अच्छे सुंदर हैंड राइटिंग में लिख दूं तो क्या आप मेरे लेखन कौशल का निर्णय कर सकते हैं, नहीं ना। और शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, देखिए लेखन कौशल होता क्या है, अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति करना, आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उनको आप किस तरह से व्यक्त करते हैं लिखकर, ये होता है लेखन कौशल क्षमता। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग बेशक हम कर रहे हैं और हम उलूल जुलूल बातें लिख रहे हैं तो उससे हमारी लेखन कौशल का अभ्यास नहीं होगा। ठीक है, बल्कि विचारों की मौलिकता, अगर आप लेखन कौशल यानी लिखकर आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है, यानी कि विचारों की मौलिकता जो होगी वो लेखन कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है, यानी 6 to 8 के बच्चे हैं और उन भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है ये बताया गया है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, ए ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना, या फिर विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। सी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना, या डी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर आपको भाषा सीखने का उद्देश्य पूछा गया है। ठीक है, देखिए भाषा सीखने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप व्याकरण सम्मत यानी कि व्याकरण से युक्त भाषाओं का प्रयोग करिए। अब भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ व्याकरण सम्मत भाषाओं का ही प्रयोग करूंगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, अभी मैंने पीछे यही बात करी है कि जरूरी नहीं है कि मैं भाषा कौशल अगर आपको सिखा रही हूँ या भाषा सीख रहे हैं आप तो सिर्फ और सिर्फ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना ही आप जानेंगे, ऐसा भी नहीं है।
विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप में इतनी योग्यता आ जाए कि आप विभिन्न स्थितियों में, कोई भी स्थिति हो, आप वहां प्रभावी संप्रेषण करने के योग्य हो जाए, ठीक है। यानी कि आप ऐसा संप्रेषण करें कि जो प्रभावशाली लगे लोगों को, ठीक है। अगर इस संप्रेषण की कुशलता का विकास आपके अंदर हो जाएगा, वही क्या है, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है हमारा, ठीक है। और विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करना, तो हमने टैग वर्ड्स वाले वीडियो में बताया था कि जहां ही आ जाएगा वो ऑप्शन राइट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है। देखिए टैग वर्ड्स में हमने ये भी बताया था कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, या फिर बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की। तो देखिए आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो एक टीचर होता है उसकी क्या वो क्या होता है, वो यानी उसकी क्या भूमिका होती है, तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी एक टीचर को यहाँ सुविधादाता माना गया है, जो चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से आपको समझा पाए। मौलिक विचार, मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए टीचर नहीं बना है, सिर्फ मूल्य आधारित शिक्षा देगा, ठीक है। और सभी कुछ पढ़ाने के लिए ये भी टीचर का बहुत योगदान इसमें नहीं है। और टीचर सिर्फ ये नहीं करेगा कि आपको गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने के लिए बना, बल्कि टीचर का काम है कि वो सुविधादाता बने, यानी कि सुलभकर्ता बने। क्लियर, चलिए ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा के आकलन में डैश पर अनिवार्य रूप से बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, सुंदर लेखन पर, वर्तनी की शुद्धता पर, वयस्क जैसे भाषा प्रयोग पर, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर। देखिए अगर मैं एक टीचर हूं और मुझे भाषा का आकलन करना है, ठीक है, तो भाई सुंदर लेखन, अगर आपने सुंदर सुंदर लिख दिया तो क्या मैं आपकी भाषा का आकलन कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, यानी ए ऑप्शन राइट नहीं होगा। वर्तनी की शुद्धता, आपने वर्तनी शुद्धिकरण बहुत अच्छे तरीके से किया है, इससे हम आपकी भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वयस्क जैसे भाषा प्रयोग, आप बड़े जैसे, वयस्क जैसे आप बड़ी बड़ी बातें करने लगोगे तो क्या भाषा आकलन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता अगर आपके अंदर है तो भाषा आकलन के लिए वो अनिवार्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप कहाँ कौन सी भाषा प्रयोग करनी है, जब ये कुशलता आपके अंदर आ जाएगी तो भाषा आकलन आपका बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है। भाषाई विकास आपको बताना है किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश पर, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों पर, सी ऑप्शन है संचार माध्यमों पर, डी ऑप्शन है आकलन की औपचारिकता पर। ठीक है, देखिए आपको बच्चों का भाषाई विकास जो है सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है, तो समृद्ध भाषा परिवेश पर, यानी कि जितना इनको एनवायरनमेंट मिलेगा भाषा को सीखने के लिए, उतनी ज़्यादा बच्चों की भाषाई विकास जो होगी वो बेहतर रूप से हो पाएगी। ठीक है, यानी जितना इनको माहौल मिलेगा, समृद्ध भाषा परिवेश जितना मिलेगा, उतना वो बेहतर तरीके से भाषा को सीख सकते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। देखिए ये एक टेस्ट की तरह, या फिर आप ऐसे समझ के दीजिएगा इसका आंसर कि आप सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको 31 जन को देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को पहले बड़े ध्यान से पढ़िएगा और फिर जाकर आंसर करिएगा, और लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा गया है कि मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। किताब पढ़ना, भाई किताब पढ़ने से तो मौखिक भाषा आप नहीं कर सकते हैं, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। अंत्याक्षरी जब आप करेंगे तो मौखिक भाषा का आकलन वहां नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, अगर आप वन वर्ड का उत्तर दे रहे हैं तो वहां पे भाई हम आपके मौखिक भाषा का आकलन कैसे कर सकते हैं, बल्कि जो सबसे राइट आंसर होगा, अनुभव बांटना व बातचीत करना। बच्चा एक अगर बच्चा है वो अपने एक्सपीरियंस को जितना ज़्यादा शेयर करेगा, जितनी ज़्यादा बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा करेगा, हम उसके मौखिक भाषा का आकलन उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुभव बांटना व बातचीत करना। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम निर्योग्यता से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती है वहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ जो पूछा गया है डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज से चैनल पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से वहां समझाया गया है कि बच्चों में जो अधिगम निर्योग्यता होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका दे दूंगी। क्लियर। यहाँ आपको डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। किसमें? डिस्ग्राफिया से जो बच्चे प्रभावित हैं उनमें क्या होगा? सुनने में कठिनाई होगी, लिखने में कठिनाई होगी, बोलने में कठिनाई होगी या फिर पढ़ने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया जो होता है, ग्राफ क्या होता है? जब आप लिखेंगे ग्राफ पे भाई आप कुछ लिखेंगे, कुछ बनाएंगे, है ना। तो डिस्ग्राफिया से क्या होता है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को किसमें दिक्कत आती है? लिखने में दिक्कत आती है। क्लियर। तो डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने में निर्योग्यता जिस बच्चे के अंदर होती है उसको, वो किससे पीड़ित होता है? डिस्ग्राफिया से पीड़ित हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है कि घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीजें देखते हैं उन्हें लिखिए। यानी आप एक टीचर हैं, आप खुद को एक टीचर के रूप में रखकर अगर पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो शायद वो कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, आप सोचिए कि आप एक टीचर हैं, आपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को आपने बोला है कि आप घर से स्कूल तक आते हैं तो जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं उतनी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, अब आपकी कक्षा में एक ऐसा भी बच्चा है जो देख नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? स्वयं प्रश्न का उत्तर लिखकर दे देंगे बच्चे को, या फिर उससे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो, या फिर प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। डी ऑप्शन रहेगा, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बच्चा जो है देख नहीं सकता तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर देंगे, यानी उसको कुछ और काम आप दे देंगे जो कि वो बिना देखे कर सकता है। क्लियर। ऐसे नहीं करेंगे कि स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर दे देंगे, और ये भी सही बात नहीं है कि अपने सहपाठियों से पूछकर लिखने के लिए कहेंगे और उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना कर देंगे, तो भाई उसके मन में कुछ अलग भावना विकसित हो जाएगी कि मेरे को अलग क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या काम है कि प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डी ऑप्शन यहां से आप उठा लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, प्राथमिक स्तर छोटा बच्चा है, 1 to 5 का बच्चा है। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षरों को जोड़ जोड़कर वह पढ़ सके, लिखी हुई सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखित सामग्री को बोल बोलकर पढ़ सके, या शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सके। भाई प्राथमिक स्तर का बच्चा भले है, लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में जो सबसे उपयोगी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? देखिए अगर वो अर्थ नहीं समझ पाएगा बच्चा, शब्दों के अगर अर्थ ही नहीं समझ पाएगा, तो अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ भी सकेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यानी ए ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। भाई अगर वो अर्थ ही नहीं समझ पाएगा तो कुछ भी पढ़ दे, पढ़ने से थोड़ी मतलब है। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो लिखित सामग्री को बोल बोलकर पढ़ सके, अगर वो लिखित सामग्री को बोल बोलकर पढ़ भी दे रहा है, इतनी एबिलिटी उसके अंदर आ गई है, लेकिन वो अर्थ नहीं समझ पा रहा है तो कुछ नहीं है। ठीक है, शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सके, शब्दों को जोड़ जोड़कर अगर वो वाक्य भी पढ़ ले रहा है लेकिन वो अर्थ नहीं समझ रहा है तो ये सब कुछ फीका पड़ जाएगा। यानी बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, लिखी हुई सामग्री का अर्थ समझकर पढ़े। देखिए क्या होता है कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ये लेकर आई हूँ और मैंने बोला कि आप इसका आंसर दीजिए। ठीक है, आपने पढ़ लिया प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण, आपने पूरा पढ़ लिया, ऑप्शन भी पढ़ लिया, लेकिन जब आपके अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पूछा क्या गया है तो क्या आप उसका आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यही बात है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चा लिखी हुई सामग्री का अर्थ समझ सके। पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चा अर्थ को समझ पाए। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विभाषिक बच्चे यानी कि जो दो भाषाओं से ज्यादा या दो भाषाएं जो बच्चे बोल सकते हैं वो क्या करते हैं? डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किसमें? संज्ञानात्मक या सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित, संक्रियात्मक सीमित या फिर संज्ञानात्मक विस्तृत। तो देखिए जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं यानी कि अगर द्विभाषिक
बच्चे होंगे, दो भाषाओं को बोलने वाले। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चिंतन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चिंतन भाई सीमित तो चिंतन होगा नहीं, ठीक है, यानी ए ऑप्शन कट गया। फिर जहाँ सीमित है संक्रियात्मक भी सीमित तो होगा नहीं, ठीक है, और संक्रियात्मक चिंतन तो वो करेगा नहीं, ठीक है। तो द्विभाषिक बच्चे क्या होंगे, संज्ञानात्मक विकास उनका होगा और सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द्विभाषिक बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी होगा और सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में वो अपेक्षाकृत बेहतर हो सकते हैं, इसलिए बहुभाषिकता को महत्वपूर्ण भी माना गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा, यानी कि आप बच्चों को कैसा परिवेश देंगे ताकि उनका जो है भाषा विकास जो होगा वो बेहतर तरीके से हो पाए। शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। देखिए मानक भाषा का प्रयोग जो है इससे बच्चे का भाषा विकास बेहतर नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। यह ऑप्शन सही लग रहा है। सी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। भाई प्रयोगशाला की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि बच्चे का भाषा विकास तब बेहतर तरीके से हो सकता है जब बच्चे को कैसा परिवेश मिलेगा, संयुक्त परिवार होगा, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। आपने खुद देखा होगा जो बड़े परिवार में पले हुए बच्चे रहते हैं उनसे भाई जो जिधर से आता है उधर से ही बातचीत करने लगता है, तो उनका भाषा विकास एकल परिवार की अपेक्षा बेहतर तरीके से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है। एकांकी पाठ का सर्वप्रमुख उद्देश्य बताना है। एकांकी लिखना सिखाना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, या फिर डी ऑप्शन है एकांकी विधा से परिचय करवाना। अब एकांकी होता क्या है, देखिए नाटक का एक छोटा रूप होता है, ठीक है, जिसमें जो है संवाद अदायगी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। आपने देखा होगा स्कूलों में एकांकी नाटक करवाया भी जाता है ताकि बच्चों के अंदर एक संवाद अदायगी जो आ जाए, यानी कि संवाद बोलने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित हो जाए। तो एकांकी पाठों का उद्देश्य यही होता है कि उनके अंदर संवाद बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल व समझ लेती है। सुमन एक बच्ची है जो बचपन से ही गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, लेकिन वह कभी विद्यालय नहीं जाती। भाई वो विद्यालय भी नहीं जाती और तब पर भी वो गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती। इसका कारण क्या है, यानी कि ये उदाहरण किसका है, भाषा सीखने का, भाषा अर्जन का, भाषा में पिछड़ेपन का, या फिर सुमन की प्रतिभा का। तो देखिए पेडागॉजी का जब लेक्चर कोर्स हम करवा रहे थे अपने चैनल पे, तो हमने एक बात आपको बताई थी, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो हमने बताया था वो क्या था, भाषा अर्जन था। सॉरी, भाषा अर्जन। यहाँ क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अनौपचारिक रूप से भाषा को ग्रहण करते हैं, यानी उनके घर और परिवार और परिवेश और समाज में जैसी भाषा को बोला जाता है वो बिना किसी नियमों के आधार पर बच्चे जो है भाषा को आत्मसात कर लेते हैं, ठीक है। तो सुमन के घर में भाई गुजराती बोली और समझी जाती होगी, ठीक है, तो उसने भाषा का अर्जन कर लिया। अर्जन और अधिगम तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अर्जन जो बच्चा कहाँ करता है, परिवार में करता है, परिवेश में करता है, समाज में करता है, ठीक है। तो भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन कर लिया सुमन ने गुजराती बोलने और समझने का। क्लियर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। सुलेखा एक टीचर है, अपनी क्लास में वो चाहे जब बच्चों से बातचीत करने लगती है, वह क्या करती है, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है इसलिए जब तब बातचीत करने लगती है, या बच्चे की सदैव परीक्षा लेना चाहती है तब बातचीत करती है, या बच्चों का समय नष्ट कर रही है तब बातचीत कर रही है, या फिर बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही। बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जो सुलेखा है वो बच्चों को क्या करना चाह रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए एक माहौल देना चाह रही है, एक परिवेश देना चाह रही है, इसलिए वो जब देखो तब बच्चों से बातचीत करते रहती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है।
आप 1 to 5th बच्चों के टीचर हैं, ठीक है, लैंग्वेज टीचर हैं, और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे क्या होगी। ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। देखिए एनसीएफ ने साफ मना किया है कि बच्चे को हमें इसलिए नहीं पढ़ाना है या इसलिए उसका विकास नहीं करना है कि वो सर्वाधिक अंक ले आए, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सही लग रहा है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, पाठ्य पुस्तकों को लेकर नहीं चलना है हमें। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, भाई वाद विवाद के लिए तैयार करना, ये अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या यही है कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना? बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के भाषाई क्षमता के विकास के लिए अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप उनके लिए तरह तरह के अवसर जुटाए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से भाषाई क्षमता उसके अंदर विकसित हो सके, ठीक है, और वो तब होगा जब आप भाषाई क्षमता के विकास के लिए उसके लिए तरह तरह के अवसर जुटाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कहाँ से लिए थे, हिंदी पेडागॉजी से लिए थे। तो देखिए आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप 31 को जब पेपर देने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे उस दिन पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।